140 करोड़ देशवासियों ने सेना को समर्थन दिया, सरकार को समर्थन दिया, तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना है। विपक्ष भी सरकार का समर्थन की इसलिए कि पाकिस्तान को हर हाल में सबक सिखाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि सेना का मनोबल तोड़ने वाली कार्रवाई ये सीज फायर जो है, जो सरकार का फैसला है, तो सेना का मनोबल तोड़ने वाली ये इतनी भी कमजोर आर्मी पाकिस्तान हो चुका है आतंकवादियों के साथ रहते रहते, ये हम लोगों को अंदाजा नहीं। वर्ल्ड वार तो छोड़ दीजिए आप, कितने लाख और कितने करोड़ लोग मारे जाते अपने यहाँ के, बिल्कुल हमारे भी देश के, बिल्कुल वो करोड़ों लोग मारे जाते हैं। हासिल क्या होता है हमको? उससे हासिल क्या होता है? सिर्फ पीओके। क्या एक ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम करोड़ों लोगों की जान दे देते हैं? कि हमारी सेना इतनी पावरफुल हो चुकी है, हमारी एजेंसियां इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में छुपे हुए लक्ष्य को भेदना हमारे लिए चुटकी का काम। बेसिकली विपक्ष जो है इज आइदर ट्राइंग टू टारगेट दिस गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्मी फॉर मोटिवेटेड रीजंस और प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ चाइना। हम पाकिस्तान के कमर को तोड़ चुके थे, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ चुके थे, पाकिस्तान का मतलब फेफड़ा खराब कर चुके थे। उसके बाद जब सिर्फ पाकिस्तान से दिल निकाल के लाना बाकी रह गया था, यानी कि पीओके निकाल के लाना बाकी रह गया था, तब हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत जीत के जबड़े से हार छीन के लाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद क्या आपके भी दिमाग में यही सवाल गूंज रहा है? हालांकि मोदी के चाहने वाले जो लोग हैं वे कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, और विपक्ष के लोग आज इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आयरन लेडी बनना इतना भी आसान नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे देश के लिए जरूरी था या हमारी मजबूरी थी? इसको समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल चंदन वत्स सर के साथ। रक्षा मामलों के जानकार भी हैं और बिहार और भारत की राजनीति की भी बेहतर समझ रखते हैं। तमाम जो सवाल आपके और हमारे दिमाग में, भारत वासियों के दिमाग में जो कौंध रहे हैं इस वक्त, उन तमाम सवालों के जवाब हम सर से लेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मौका दिया। पहला सवाल मेरा यही है, सीज फायर भारत के लिए जरूरी था या भारत की मजबूरी थी? तो देखिए, सीज फायर युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, ये तो हम लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल। किसी भी सभ्य समाज में युद्ध एक विकल्प नहीं हो सकता है किसी भी विवाद को सुलझाने का, किसी भी झगड़े को सुलझाने का। झगड़े और विवाद तो हमेशा राजनीतिक तरीकों से ही, बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जाता है। लेकिन रहा जहां तक बात इस युद्ध विराम का जो आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि क्या इस समय हमारे लिए युद्ध विराम उपयुक्त था, देखिए जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध कहिए या इनफॉर्मल वॉर जो शुरू हुआ, ये हुआ पहलगाम पे जो विभत्स कार्रवाई पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने किया उसके विरोध में। अब उसमें लक्ष्य हमारा क्या था? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किसी भी कार्य का एक लक्ष्य होता है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर डिक्लेयर किया जी, तो हमारा लक्ष्य क्या था उस ऑपरेशन का? उन लोगों को दंडित करना, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था। इसके लिए प्रधानमंत्री का समर्थक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बस एक आप निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में सोचिए, न प्रधानमंत्री के समर्थक न प्रधानमंत्री के विरोधी, एक निरपेक्ष, एक आम भारतीय के नजरिए से सोचिए। उद्देश्य क्या था कि जिन लोगों ने भी इस विभत्स कार्रवाई को अंजाम दिया है जी, उन्हें और उनके आकाओं को, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया जी जी, उनको भी दंडित करना, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि पाकिस्तान इतनी जल्दी क्रम्बल कर जाएगा, इतनी जल्दी घुटने टेकने की स्थिति में आ जाएगा। इतनी भी कमजोर आर्मी पाकिस्तान हो चुका है आतंकवादियों के साथ रहते रहते, ये हम लोगों को अंदाजा नहीं था। हम लोग भी नोबडी थॉट, हम लोग भी नहीं सोचते थे, हम लोग भी समझते थे कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और वो कुछ दिन तो टिकेगा हमारे सामने, 15-20 दिन तो चलेगा, कुछ दिन तो हमारे सामने टिकेगा।
हम लोगों को भी गलतफहमी इस तरह की हो रखी थी कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन ये बेसिकली आतंकियों के साथ रहते रहते मोर और लेस एक टेररिस्ट का ही वर्जन हो गया है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारी सेना इतनी पावरफुल हो चुकी है, हमारी एजेंसियां इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में छुपे हुए लक्ष्य को भेदना हमारे लिए चुटकी का काम था। ये भी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इस दरमियान एक तो उस आर्मी ने अपना नैतिक बल खो दिया, पाकिस्तान की आर्मी ने। स्वाभाविक है, जब आप गलत कृत्यों को अंजाम देंगे, इमोरल कंडक्ट को आपका के साथ खड़े होंगे, तो आपका नैतिक बल गिरता चला जाएगा। और दूसरा, इस दरमियान हम लोगों ने अपनी आर्मी के ऊपर काफी ध्यान दिया, 10-12-15 सालों में काफी ध्यान दिया। और 10-12 सालों में ध्यान देने का नतीजा हुआ कि आज की आर्मी, आज देखिए 2014, फिर बात वहीं आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आ जाएगा। 2014 के पहले हमारी आर्मी के पास ऑर्डिनेंस के भी सामान नहीं हुआ करते थे। जो भी खर्च आर्मी के ऊपर होता था, लोग कहते थे कि ये नॉन प्रोडक्टिव खर्च है, इसकी जरूरत नहीं है, बजट को रिड्यूस करना चाहिए, घटाना चाहिए डिफेंस सर्विसेज बजट को। ये जब मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने इस सोच को बदला, इस नैरेटिव को बदला कि नहीं, आर्मी है तो हम सब हैं, सेना है तो हम सब सुरक्षित है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, काम कर, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, इसलिए लेने आए हैं कि आप सुरक्षित हैं। अगर आप सुरक्षित, और सुरक्षा कौन सुनिश्चित करता है? यही सेना, जो सीमाओं पर खड़े होके इनके जो बच्चे हैं, ये एक हमारी जो सेना है, ये आपके लिए अपना जान भी देता है, आपको सुरक्षित रखने के लिए। अपने बच्चों को भी विधवा करने को तैयार हो जाते हैं, अपनी बीवी को विधवा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जब जरा भी नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रशिक्षित और एक प्रोफेशनल आर्मी है विथ हाई मॉरल कैरेक्टर। सरकार ने भी ध्यान दिया, हमारी आर्मी की शक्ति में भी काफी इजाफा हुआ पिछले 10-12 सालों में। और पाकिस्तान की आर्मी तो सतत, जब से उन्होंने आतंक का सहारा लेना शुरू किया 1971, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कि इंदिरा गांधी के समय जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो उसके बाद से उनको ऐसा लगा पाकिस्तान को कि हम कन्वेंशनल वॉर में अब भारत के साथ नहीं टिक पाएंगे। और तब उन्होंने एक नारा दिया, ब्लीड इंडिया टू डेथ विथ 1000 कट्स। धीरे धीरे कट दे दे के इंडिया को ब्लीड करते जाए। उसमें काफी हद तक उनको सफलता मिली भी, क्योंकि हमारी सरकारें काफी दिनों तक बड़ी या तो डरती थी कि ये, या कुछ और भी कारण रहे होंगे, उस कारण में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीधे कन्फ्रंटेशन से बचती रहती थी। चाहे वो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, 26/11 का हुआ, चाहे इवन मोदी जी की भी सरकार 2019 में जब पुलवामा का स्ट्राइक हुआ था, दैट वाज आल्सो एन आइडियल टाइम टू गो इनटू पाकिस्तान। लेकिन हम लोग उस समय पाकिस्तान में नहीं गए, हम जाने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, नहीं रहे होंगे तभी नहीं गए। उस समय हम लोगों ने केवल बालाकोट पे एक स्ट्राइक, सिंगल स्ट्राइक करके छोड़ दिया था। तो इससे उनका भी मनोबल बढ़ता चला गया, और पाकिस्तान को लगा कि ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन उनके पास है। एक, आतंकियों को ट्रेन कर दिया, मदरसे चलाते हैं, जहां तहां मरकज चलाते हैं, उसके अंदर अपना एक आतंकी को ट्रेन किया, जिहादी बनाया उसको, उसका आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश किया, इंडिया के ऊपर भेज दो, 2-4 जगह कहीं पर ब्लास्ट करा दो, इंडिया का कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। जैसे 26/11 का हुआ। 26/11 के पहले आपको याद होगा, किसी भी होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के पहले आपको कहीं कोई गार्ड मिलता था? कहीं नहीं होता था, जरूरत नहीं थी गार्ड की। लेकिन उस घटना के बाद हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर रेलवे स्टेशन, हर एयरपोर्ट, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड, हर फैक्ट्री, स्कूल, इवन स्कूलों में भी अब सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाते हैं। वो खर्चा तो बड़ा, खर्चा पड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा खर्च उन्होंने बढ़ा दिया। 11-12 बिलियन डॉलर, कहीं पर हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें 11-12 बिलियन डॉलर का हमारा एक्स्ट्रा खर्च केवल सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क्स में आया। सीसीटीवी कैमरा, हर जगह, हर चीज। ये क्यों आया? उन्होंने एक छोटा सा कॉस्ट अपना इंक्र किया, और हमारा कॉस्ट इतना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्लीड इंडिया टू डेथ। ये ब्लीडिंग की तरफ हमको लेके जा रहे थे। धीरे धीरे हमारे खर्चे इतने बड़े कर देते कि हम अपने उन खर्चों को मैनेज नहीं कर पाने की स्थिति में आ गए। लोगों को ये बात कौंध रही है दिमाग में कि जब हम पाकिस्तान के कमर को तोड़ चुके थे, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ चुके थे, पाकिस्तान का मतलब फेफड़ा खराब कर चुके थे, उसके बाद जब सिर्फ पाकिस्तान से दिल निकाल के लाना बाकी रह गया था, यानी कि पीओके निकाल के लाना बाकी रह गया था, तब हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और युद्ध विराम की घोषणा अगर तब होती
जब शहबाज शरीफ मीडिया में आके गिड़गिड़ाता और प्रधानमंत्री मोदी कहते कि नहीं चलो हम तुमको अब बख्श देते हैं, तब देशवासियों को सुकून मिलता। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे आके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और हम आसानी से मान जाते हैं, ये बात देशवासियों को थोड़ा खल रहा है? देखिए, हम लोग यहीं पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि हमारा, वही हमने आपसे कहा भी शुरू में, कि हमारा उद्देश्य क्या था इस युद्ध का। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? दंडित करना। हमने दंडित उनको कर दिया। उनकी हत्या करना उद्देश्य हमारा नहीं था कभी भी, कि हम उनकी पूरी कंट्री को उनको समाप्त कर दें। ये उद्देश्य हमारा था भी नहीं, ना होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये भी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को, एक समझदार, एक जिम्मेदार राष्ट्र के नाते, कि हमारे राष्ट्र का, हमारी भी सरकार का उद्देश्य क्या है? अपनी जनता को, अपने आवाम को खुशहाल रखना, सुरक्षित रखना, न कि उन्हें उन कामों के लिए दंडित करवाना जो काम उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, आप पाकिस्तान को दंडित करते हैं, लेकिन आज देखिए, चाहे जितना भी ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके लोगों को तो बड़ी परेशानी भी हुई, ये ठीक है। अब अगर आप उस हद तक जाते कि आप उनको बिल्कुल उनका पीओके आप निकाल लेते, या बीएलए से वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए बलूचिस्तान को आ जाते, तो एक तरह से पाकिस्तान का समापन हो जाता है। बिल्कुल। वैसी परिस्थिति में चूंकि पाकिस्तान की जो आर्मी भी है, वो आर्मी भी आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश हो चुका है पिछले 50 सालों में, आतंकियों के साथ रहते रहते जिहादी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। आप मान लीजिए, फर्ज कीजिए, जस्ट एक कल्पना कीजिए कि वो ऐसी परिस्थिति आने पे अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन का विकल्प इस्तेमाल कर ही देता, और जबकि मीटिंग भी तो कर चुका था वो ऑलरेडी, अगर वो विकल्प का इस्तेमाल कर देता न्यूक्लियर ऑप्शन का, फिर क्या होता? अगर वो टैक्टिकल वेपन भी ब्लास्ट करता है, या अगर लार्जर उसके पास 130 से 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अगर वो इस्तेमाल कर देता, फिर क्या होता? वर्ल्ड वार तो छोड़ दीजिए आप, कितने लाख और कितने करोड़ लोग मारे जाते, अपने यहाँ के, बिल्कुल, हमारे भी देश के, बिल्कुल, वो करोड़ों लोग मारे जाते। हासिल क्या होता हमको? उससे हासिल क्या होता है? सिर्फ पीओके। क्या एक ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम करोड़ों लोगों की जान दे देते हैं? पीओके जब हम रहते ही नहीं, तो पीओके लेके हमने क्या करना? कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों की जान की कीमत एक पीओके होता। अब पीओके भी कैसे सरवाइव करता है जब हम ही नहीं सरवाइव करता? तो पीओके लेके हमने क्या करना था? ये एक समझदारी की बात है, जो कि समझदार कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस बात की वकालत नहीं कर सकता है कि हम चूंकि जीतते जा रहे थे, हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी। देखिए, क्षमा से होती उस वजन को जिसके पास गर्व हो। हमने ठीक है कहा, ठीक है, यहाँ तक। हमारा भी उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य उनको उस हद तक मजबूर करना नहीं था जहां वो न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए बाध्य हो जाए। और वो हमारा उद्देश्य इतना ही था कि तुम हमारे कॉस्ट को तुम बढ़ा रहे हो आतंकवादी गतिविधियों से, हमारा इतना खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो हर उस आतंकवादी गतिविधि के लिए अब हम तुम्हारे भी खर्चे बढ़ाएंगे, ताकि तुम्हें भी ये एहसास हो कि अगर तुमने एक आतंकी कार्रवाई करी तो हमारे खर्चे तो ठीक है, हमने होटल वगैरह तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स रखे, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए, तो तुम्हारे भी कॉस्ट जो है, हम तुम पर भी कॉस्ट इम्पोज। आज यही जो 4 दिन का युद्ध चला, इस 4 दिन में पाकिस्तान को भी तो अरबों रुपए का खर्च तो हुआ ही। बिल्कुल, उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डैमेज हुए ही है, बिल्कुल, प्रतिष्ठा गई ही है, बिल्कुल, सामाजिक हर तरह से गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एवरी कंट्री जो नहीं जानता था आज तक, वो भी जानने लग गया है कि पाकिस्तान इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में संलिप्त है, जो पहले लोग नहीं जानते थे। पहले क्या होता था, 2008 में जब मुंबई टेरर ब्लास्ट हुआ था, मुंबई टेरर ब्लास्ट नहीं, मुंबई में क्या कहते हैं वो जो 26/11 जो हुआ घटना, तो इसमें क्या हुआ था? पाकिस्तान ने माना कि हमने किया था, नहीं, अजमल कसाब को तो जीवित हमने पकड़ लिया था, फिर भी माना नहीं माना। पाकिस्तान केवल हमसे डॉजियर मांगता रहा कि ये प्रूफ दीजिए, वो प्रूफ दीजिए, हम लोग उसको डॉजियर ही देते रह गए और मैटर क्लोज हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आज कम से कम पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके यूएनओ होते हुए पूरी दुनिया, ईस्ट वेस्ट हर जगह, ये तो पता हो गया सबको कि ये वॉर इसलिए शुरू हुआ है कि पाकिस्तान ने इस तरह की विभत्स कार्रवाई को पहलगाम में अंजाम दिया, जहां उनकी महिलाओं के सामने उनके पति को
पतियों के सामने उनकी पत्नी को मार दिया गया मात्र इस वजह से कि वो उस धर्म को बिलोंग नहीं करते हैं, वो हिंदू है। तो पाकिस्तान तो हमारे तो सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, हमारे सारे लक्ष्य फुलफिल हो गए। सर, लोगों को ये लग रहा है कि 140 करोड़ देशवासियों ने सेना को समर्थन दिया, सरकार को समर्थन दिया, तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना है। विपक्ष भी सरकार का समर्थन की इसलिए कि पाकिस्तान को हर हाल में सबक सिखाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि सेना का मनोबल तोड़ने वाली कार्रवाई ये सीज फायर जो है, जो सरकार का फैसला है, तो सेना का मनोबल तोड़ने वाली ये बात है। नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है सरकार का मनोबल। देखिए, विपक्ष किस लिए करता है? विपक्ष हमारे देश में भी विपक्ष हर चीज में राजनीति ढूंढता है। वो ठीक है, वो राजनीति के फील्ड में है तो राजनीति ढूंढेंगे ही जी। तो वो क्या किस उद्देश्य से क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसकी बात तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जहां तक देश की जनता का सवाल है, जनता को इस बात से मतलब नहीं था कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दी जाए। जनता को इस बात से मतलब था कि जिस किसी ने भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया उसको दंडित किया जाए, उनके आकाओं को दंडित किया जाए, और इस तरीके से दंडित किया जाए कि आगे आने वाली उनकी पीढ़ियां भी फिर दोबारा इस तरह की हरकत को अंजाम देने में 2 बार सोचें कम से कम कि करना है या नहीं करना है। और जिसमें हमको लगता है कि हमारी सरकार और हमारी सेना पूरे तौर पर सक्षम रही है और सफल हुई है। अब इसके आगे आप जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसको आगे लेके जाते और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते, वो एक तो संभव भी नहीं था। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, अनटिल अनलेस कि आप भी जिहादी हो जाते। अगर आप भी जिहादी हो जाते कि ठीक है हम मरेंगे आपको भी मार देंगे, फिर तो दूसरी चीज है। वो अभी हालांकि मोदी जी ने तो वही किया भी है। मोदी जी ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उन्होंने 9 पाकिस्तान के ठिकानों पर, केवल पीओके ही नहीं, पीओके के बाहर जो पाकिस्तान मेनलैंड है उसमें भी तो अटैक किया। उसमें भी तो उनके बहावलपुर जो कि हार्टलैंड है वहां पे भी अटैक किया और कहा कि तुम जो कर सकते हो कर लो। उन्होंने भी हमारे ऊपर अटैक किया, उसके बाद प्रतिरोध किया। अब क्या सीज फायर के बाद पाकिस्तान की ओर से पिछली रात्रि जो है देर शाम एक बार फिर से यहाँ पे खोजी ड्रोन भेजे गए। हालांकि हमने उन सभी को मार गिराया। उसके बाद से सीमा पे शांति है, कहीं से कोई भी जो है खबर ऐसी नहीं आई है जो सीज फायर का उल्लंघन करने वाली हो। लेकिन आपको क्या लगता है, कुत्ते की दुम सीधी हो पाएगी? देखिए क्या है ना, बिल्कुल होगी सीधी नहीं होने का सवाल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा तो है नहीं कि 24-25 करोड़ की वहां की जो आबादी है 24 और 25 करोड़ पूरी की पूरी ही जिहादी है। ऐसा नहीं, वहां भी से मतलब जिसको कहते हैं सेन पीपल, वहां भी समझदार लोग वहां भी रहते हैं। केवल यही है कि वहां की जो सेना है उसने सरकार अपने हाथ में रखा हुआ है, और सेना का एग्जिस्टेंस इसी वजह से है कि वो भारतवर्ष के साथ में कितना भारतवर्ष के प्रति कितना नफरत का भाव फैला सकता है अपने देश के लोगों में, और भारत के प्रति भारत के खतरे का उनको एहसास दिलाता रह सके, इसी पर उसका एग्जिस्टेंस है। अदरवाइज पाकिस्तान को इतनी बड़ी आर्मी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो पैसा वो अपने डेवलपमेंट के काम में भी लगा सकता था अगर वो चाहता कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ सद्भावनापूर्ण माहौल में रहना है। लेकिन उसके संबंध देखिए, अफगानिस्तान उसके नॉर्दर्न साइड में किस तरह के संबंध उसने रखे हैं अफगानिस्तान के, आप जानते ही हैं। भारतवर्ष जिससे वो पैदा हुआ है किस तरह के संबंध है देख ही रहे हैं। इवन ईरान, आज से कुछ दिन पहले ईरान के ऊपर ईरान ने आके उनके देश में घुस के अब बॉम्ब किया उनके टारगेट्स को, उन्होंने अपने टारगेट्स को, इन्होंने भी उनके ऊपर। तो अभी ईरान इसके तो हर जगह ही उनके रिलेशन किस देश के साथ उसके अच्छे, एक चाइना के साथ अच्छे रिलेशन होने के पीछे दूसरे कारण है। वो चाइना का कोई पाकिस्तान के प्रति मोह नहीं है, प्रेम नहीं है, भारत के प्रति नफरत का भाव है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने लक्ष्यों को साधने के लिए, उसके थ्रू इस्तेमाल कर। इसीलिए चाइना के, और ये बार भी तो आपने जैसा कल बताया, ये बार भी तो चाइना का किया धरा। बिल्कुल, ये इस बार भी पाकिस्तान अकेले तो नॉन एंटिटी है। मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक नॉन एंटिटी है, उससे 15 गुना हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। पाकिस्तान तो अभी आपने देखा तमाम समर्थन के बावजूद 3 से 4 दिन में ही पाकिस्तान घुटने टेकने की स्थिति में आ गया। यहाँ तक आ गया कि उसके प्रधानमंत्री को एनसीए की बैठक बुलाने की नौबत आ गई। एनसीए मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो डिसाइड करता है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कब किया जाए। मतलब उस हद तक वो 3-4 दिन में ही आ गया, इतने समर्थन के बावजूद। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पाकिस्तान नॉन एंटिटी है, माइनस चाइना इट इज 0।
वो हमारे खिलाफ सोच भी नहीं सकता है, चाहे कितनी भी जिहादी मानसिकता रखता है, तो सोच भी नहीं सकता है। सो हमारा रियल एनिमी, लॉन्ग टर्म एनिमी पाकिस्तान नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म एनिमी चाइना है। चाइना किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े। और अभी तो खास करके ट्रम्प, आप ट्रम्प की बात कर रहे थे, ट्रम्प टैरिफ वो सबसे बड़ा कारण है कि ट्रम्प टैरिफ चाइना के ऊपर 245% लगा है, हमारे ऊपर 26% है। चाइना जानता है कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है कि ये हमारा ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सकता है। कि इसको इस तरह की चीजों में उलझा दो, वॉर में उलझा दो, आतंकवादी गतिविधियों में उलझा दो, ताकि एक इंटरनेशनल लेवल पे मैसेजिंग हो जाए कि भाई भारत असुरक्षित देश है, यहाँ पे आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस कब तक करेंगे और कब नहीं करेंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कब तक करेंगे कब नहीं करेंगे, नोबडी नोज, इट इज इनसिक्योर कंट्री, यहाँ मत करें। जिसमें काफी हद तक उसको सफलता मिली भी। और जो आप लोग कहते हैं, विपक्ष जो कहता है कि भाई इनको, सॉरी हम लोग नहीं कहते हैं, हाँ पीओके विपक्ष की, लोगों की जो, लोगों का जो सवाल होता है वो हम, हाँ विपक्ष पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो विपक्ष जो कहता है इस तरह की बात को कि इनको नष्ट नाबूद करना चाहिए, बेसिकली विपक्ष जो है इज आइदर ट्राइंग टू टारगेट दिस गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्मी फॉर मोटिवेटेड रीजंस और प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ चाइना, या चाइना के हैंड में प्ले करना है हमारे विपक्ष। इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए इस वक्त पे। अभी दिस इज द टाइम। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सेना हमारी सफल रहे और इसी तरह से आगे और भी फतह हासिल करता रहे, तो आपको सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। सेना के डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अभी कभी भी नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना राजनीति के ऊपर की चीज है जिसको आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और कभी कभी लोग ना, जैसे आजकल काफी सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि लोग 1971 से तुलना करते हैं कि आयरन लेडी होने के लिए, मोदी जी को आयरन मैन होने के लिए, हर कोई आयरन मैन नहीं हो सकता या आयरन लेडी नहीं हो सकता। फिर हम आपसे कहेंगे कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हम लोगों ने मन में पाल रखी है। वो 1971 का वार मिसेस गांधी का वार नहीं था, वो बांग्लादेशियों ने अपने लिए लड़ाई लड़ी थी और हमने उनका मदद किया था। पूरी बांग्लादेश की जो जनता थी, दे वेर एंटी पाकिस्तान, एंटी वेस्ट पाकिस्तान, वो आजादी चाहते थे। हमने फैसिलिटेट केवल कर दिया, छोटी सी सहायता उनको कर दी थी, फैसिलिटेट। और दूसरे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। पश्चिमी पाकिस्तान के लिए संभव नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान को इतनी, मतलब तब जबकि इतना ज्यादा आक्रोश वहां की जनता में उनके प्रति था कि उसको रख सके। अगर हम नहीं भी गए होते तो भी उसने आजाद होना ही था। 2 महीने बाद होता, 4 महीने बाद होता, 6 महीने बाद होता, लेकिन आजाद होना ही होना था। वो उस स्तर पर पहुंच चुका था कि उसको आजाद अपने आप होना था। उसमें मिसेस गांधी, ठीक है, मिसेस गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे, कुछ उन्होंने निर्णय लिए, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम उसको कमेंट करते हैं। मिसेस गांधी वॉज ए स्ट्रॉन्ग लेडी, बट इस तरह का भी नहीं था कि हाँ, और परिस्थितियां बहुत अलग थी उस समय। ना भारतवर्ष न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री था, ना पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री था। और अगर हम लोग एक बात और कहें, हम अपनी बात यहीं पर कहेंगे कि 62 की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। चाइना, हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या था सब लोग जानते हैं, और उसमें क्या हश्र हुआ हम लोगों का वो भी सारी दुनिया जानती है, भारतवर्ष के हर बच्चा जानता है। आज भी हमारी जमीनें उसके पास है। जमीनें तो है ही है, लेकिन किस तरीके से हम लोगों की हार हुई थी उस लड़ाई में वो सब जानते हैं। 65 की लड़ाई फिर हम लोगों ने लड़ी। 65 की लड़ाई में हम अपने आप को केवल, आप कह सकते हैं कि बराबर पे हम छोटे पाकिस्तान के साथ। अगर हम इतने ही थे शक्तिशाली उस समय 65 में भी, तो क्यों नहीं हम पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा पाए उस समय? नहीं कर सके। 71 का इंतजार करना, 71 का इंतजार किया। क्यों? क्योंकि वहां जब तक असंतोष नहीं फैला, आखिर अल्टीमेटली वहां की जो जनता थी, जब उसने चाहा कि हमें अलग होना है, तो हम उनको अलग कर पाए। बस हमने केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका अदा की। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि मिसेस गांधी बहुत स्ट्रांग लेडी थी और मोदी जी। आज की परिस्थितियां अलग है, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं दोनों, और तो ऐसी परिस्थितियों के 2 अलग अलग, बिल्कुल ही अलग है, जिसकी तुलना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार का सीज फायर का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, जायज है, देखिए देश हित में है, जनहित में है, और हमारी इकोनॉमी के हित में है। हर तरीके से जो हम चाहते थे अचीव करना, कि पाकिस्तान के अंदर डर पैदा करना,
कि आगे कोई आतंकी गतिविधि अगर आप करोगे तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करेंगे। जो उन्होंने किया, एक्ट ऑफ वॉर माना, एक्ट ऑफ वॉर की तरह उन्होंने ट्रीट किया है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। अब पाकिस्तान को भी हमेशा ये महसूस होगा कि हमारे हर कदम का, इस तरह का कोई भी कदम हम उठाएंगे तो उसकी परिणति इसी तरह के इन शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर के रूप में सामने आएगा, जिसमें हमें शायद भारत से ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। हमारे लिए कॉस्ट जो है वो शायद ज्यादा हो भारत की निस्बत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर ने सारी बातें जो है क्लियर कर दी हैं। सीज फायर बहुत ही अच्छा फैसला सरकार का है, आर्थिक रूप से, जनहित में, देश हित में, सब तरफ से सीज फायर ही हमारा सबसे अच्छा फैसला है। और सरकार ने हमारे लिए, देश के लिए जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बेहतर है। और कहते हैं ना कि किसी को इतना आदमी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। हमने पाकिस्तान को उस हद तक डरा दिया था कि अब थोड़ी सी भी चूक, थोड़ी सी भी प्रेशर, थोड़ा सा भी प्रेशर पाकिस्तान को एक परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की स्थिति में ला सकता था। और परमाणु हथियार का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान करता तो सोचिए, हमारे देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों पे उसका असर होता। और उस असर का सदियों तक, जिस प्रकार से जापान के हिरोशिमा में आज तक वो दंश झेल रहा है, वहां के लोग इस दंश को झेल रहे हैं, हमारा देश भी इसी दंश को झेलता और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जान के बदले एक पीओके हमें नहीं चाहिए। पीओके ऐसे भी जब आना होगा, जब समय आएगा तो पीओके हमारे पास एक न एक दिन आना ही है। जब पीओके के लोगों को ये लगेगा कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, जैसे बांग्लादेश के लोगों को लगा था, तो वो खुद ब खुद हमारे पास चले आएंगे और पीओके एक न एक दिन हमारा होगा। आज ये जो फैसला हुआ सीज फायर का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पहल है। और चाइना जो सोच रहा था वो नहीं हो पाया, अमेरिका जो सोच रहा था वो भी नहीं हो पाया। दोनों की कलई खुल गई, दोनों के हथियार जो है हमारी सेना के आगे दिवाली के पटाखे बन गए। और हमारी सेना ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हम जो चाहें, जब चाहें, जहां चाहें कर सकते हैं। और ये हमारी सेना के शौर्यता, वीरता, अनुशासन और संयमिता की एक बहुत बड़ी मिसाल आने वाले दिनों में बन सकती है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक 10 सेकंड में एक और हाँ सर, कह दें सर कि देखिए, एक और चीज आप इसमें देखिए कि पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर बम का होने को लेके हमें डराता भी था, ब्लफ करता था कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, न्यूक्लियर बम चला देंगे। अगर हमने उनके न्यूक्लियर बम के ब्लफ को भी कॉल किया और हमने कहा कि है तो तुम चला ही लेना, लेकिन लेट मी डील विथ यू। और हमने उनके ऊपर आक्रमण किया, हमने किया। फर्स्ट ब्लड वाज ड्रॉन बाय अस जी, और हमने तो उनके न्यूक्लियर ब्लफ को भी हमने कॉल किया, नंबर 1। नंबर 2, एक और बात आपसे हम कहेंगे कि उनके न्यूक्लियर ब्लफ के साथ साथ ये पूरे विश्व के इतिहास में पहली घटना है जब किसी न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन ने दूसरे न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन के ऊपर कार्रवाई की है, उसके ऊपर अटैक किया है। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। हर दुनिया का हर देश डरता रहा है आज तक। दूसरे, आज अमेरिका को भी नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री के सामने डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ा वहां पर संबंध उससे सुधारने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं वो अपना न्यूक्लियर वेपन न चलाए, उसको वो दंडित नहीं कर पाते हैं तमाम उसकी कमियों के बावजूद। लेकिन आज हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो जानते हुए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, फिर भी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उनके ऊपर जाके उन पर आक्रमण किया। अकेला देश है। इसलिए आप ये अगर कहते हैं कि हमारे सरकार में कमी थी या सरकार डरती थी या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, या हमारी सेना में कमी थी या सेना डरती, ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे ज्यादा ताकत का परिचय नहीं दिया जा सकता था। विश्व का पहला अनूठा एग्जाम्पल है। चलिए, विश्व का पहला और अनूठा एग्जाम्पल है, जैसा कि सर बता रहे थे। बाद बाकी आपकी प्रतिक्रिया
कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए हमें, क्योंकि आप प्रतिक्रिया देते हैं तभी हमारा मनोबल भी बढ़ता है। धन्यवाद।